हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है, देखिए 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अकॉर्डिंग टू जो करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो अब जो करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड है वो पहले वाला नहीं रहा जो वन लाइनर हुआ करता था। अब ये करंट अफेयर्स का जो स्टैंडर्ड है ये बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। तो हम सब हाई लेवल का तैयारी करेंगे, यानी करंट अफेयर्स तो करेंगे ही लेकिन उसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी संदर्भ, जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो सारा हम सब देखेंगे। और आज से हम सब करंट अफेयर्स जो पहले क्या करते थे वैसा नहीं होगा। आज से करंट अफेयर्स चेंज हो चुका है। तो चलिए देखिए इस वीडियो में, और ये 1 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस नई सीरीज की। पहले क्वेश्चन से, किसने देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के नाम अपना संदेश स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2023 को प्रसारित किया? इसमें सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया गया। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरा है गृह मंत्री अमित शाह, चौथा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का पहला नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखिए 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस होता है, उसके ठीक एक दिन पहले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जी सरकार द्वारा जो जो उपलब्धियां होता है उनका जिक्र किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनके भाषण में मुख्य बिंदु क्या निकल के आता है। आइए इस संबोधन से रिलेटेड क्या एग्जाम में आ सकता है मैं आपको बताता हूं। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, ऐसा राष्ट्रपति महोदया ने कहा। उसके बाद एक टर्म आया, अनुसंधान नवाचार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ की राशि के साथ सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये नाम आप याद रखेंगे, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका एक्चुअल में काम क्या होगा कि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल वगैरह में शोध करना, ठीक है, इन्वेंशन करना, इनोवेशन करना, नवाचार करना, ये रहेगा। और इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति जी ने कहा कि नए संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश कर रहा है भारत और 2047 तक हम देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। यानी अभी हम सब विकासशील हैं और 2047 तक हम सब विकसित राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर हैं। अमृत काल किसको बोलते हैं? भारत एट द रेट ऑफ 75 से लेकर के भारत एट द रेट ऑफ 100, यानी 1947 से लेकर के 2023-2022 तक 75 साल हम सबका पूरा होता है। और 1947 तक जो होगा वो होता है अमृत काल, उसको घोषित किया गया है। यानी अभी से लेकर के 1947 तक अमृत काल है। तो इस अमृत काल में हम सब विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे और भारत 5वां अर्थव्यवस्था बन ही गया है। और एसबीआई ने कहा है कि भारत जो है 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया है। तो वो अनुमान वाला एग्जाम में नहीं पूछता है, ये याद रखेंगे। ये 3-4 फैक्ट्स याद रखेंगे। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो मल्टीपल कथन वाला जो स्टेटमेंट वाला बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है, मानहानि मामले में राहुल गांधी की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई थी? यानी मानहानि जो मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई थी, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो जिस पीठ ने सुनवाई की थी उसमें कौन से न्यायमूर्ति शामिल नहीं थे, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर न्यायमूर्ति वी.आर. गवई, दूसरा है न्यायमूर्ति एस. नरसिम्हा, तीसरा है न्यायमूर्ति संजय कुमार, चौथा है मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। तो राहुल गांधी की सुनवाई में चौथा नंबर जो ऑप्शन है, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल नहीं थे। बाकी ऊपर का तीनों नाम आप याद रखेंगे, वी.आर. गवई, एस. नरसिम्हा और संजय कुमार, ये शामिल थे। आइए देखते हैं और क्या क्या तथ्य बनते हैं। आइए इस पैराग्राफ को हम सब देखते हैं। तो एक्चुअल में कहानी ये हुआ था कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक संबोधन के दौरान मोदी उपनाम संबंध में अपमानजनक टिप्पणी किया गया था। अब ये टिप्पणी के बारे में आपको नहीं जानना है, बस ये जान लीजिए कि मोदी उपनाम को लेकर के किसी के बारे में बोला गया था राहुल गांधी के द्वारा। तो मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 अगस्त 2023 को रोक लगा दी गई। अब देखिए एक्चुअल में जब इन पे सूरत हाईकोर्ट ने रोक लगाई तो इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा कार्यवाही करते हुए संविधान का अनुच्छेद 102(1)(e) के साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत
राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखेंगे कि राहुल गांधी को जो लोकसभा का सदस्यता को रद्द किया गया था वो था अनुच्छेद 102 एक ई और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 8। ये याद रखेंगे क्योंकि अगले साल जब बीपीएससी एग्जाम लेगी 70 बीपीएससी तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है। अब इन पे केस कौन दायर किया था? तो गुजरात के पूर्व मंत्री श्री पूर्णेश मोदी द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। ऐसा बोला गया था कि हर एक मोदी चोर ही क्यों होते हैं, इनका ये कोड वर्ड था। तो इसी कारण से पूर्णेश मोदी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने राहुल गांधी जी पर याचिका दायर कर दी, केस कर दी, जिससे कि उनकी लोकसभा सदस्यता को सूरत हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2023 को रद्द कर दी थी। लेकिन उसके बाद अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गई उसमें इसको फिर से रोक लगा दी कि इनका भी सदस्यता रद्द नहीं होगा। अब इसमें एक और तथ्य आप याद रखेंगे कि सूरत के मुख्य न्यायाधीश श्री हरीश हसमुख वर्मा ने भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी बोलते हैं, की धारा 499 व 500 के तहत 2 वर्ष की कारावास की सजा वायनाड केरल के सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को सुनाई थी। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल में वायनाड किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो राहुल गांधी का है, ये भी आप याद रखेंगे। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है 4 अगस्त 2023 को। अब इतना फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए आज के करंट अफेयर्स का तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस के किस नेता द्वारा मणिपुर में हिंसा को लेकर मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राहुल गांधी, दूसरा है श्री गौरव गोगोई, तीसरा है अधीर रंजन चौधरी और चौथा है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का दूसरा नंबर श्री गौरव गोगोई। बगल में फोटो है, क्या है अविश्वास प्रस्ताव, मैं आपको समझाता हूँ। लोकसभा में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला प्रस्ताव, इसी को क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। क्यों लाते हैं? तो सरकार को लोकसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती देने के लिए कि उनका जो जितने भी सांसद हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आपको सरकार में बनाए रहना है तो आपको 273 सीट चाहिए लोकसभा में, तो वही चेक होता है अविश्वास प्रस्ताव में। कौन ला सकता है अविश्वास? तो अविश्वास प्रस्ताव का जो है संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये लोकसभा के नियम 198 के तहत ला सकता है। कोई भी सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। आइए समझते हैं इसको डिटेल में। समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव को। कांग्रेस के उप नेता श्री गौरव गोगोई द्वारा मणिपुर में हिंसा को लेकर लोकसभा नियम 198 के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव 26 जुलाई 2023 को सदन में पेश किया गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 50 से अधिक विपक्षी सांसदों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें मिल गया और वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के विरुद्ध पास हो गया। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं, जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया। अविश्वास प्रस्ताव संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, ये आप याद रखेंगे, बल्कि इसे लोकसभा के नियम 198 के तहत लाया जा सकता है। मोदी सरकार ने 9 वर्षों के अब तक के कार्यकाल में यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मुख्यतः अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि सरकार को विश्वास है कि नहीं, मतलब विश्वास मत है कि नहीं, यानी 273 सांसद उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही होता है अविश्वास प्रस्ताव। इसमें ये वाला बिल पारित करने के लिए कम से कम 50 से अधिक विपक्षी सांसदों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तभी आप अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। और ये लोकसभा के नियम 198 के तहत आता है, ये आप याद रखेंगे। और मोदी सरकार को 9 वर्ष में ये दूसरा बार ये अविश्वास प्रस्ताव आया है। ठीक है, बस इतना फैक्ट्स आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप सारा क्वेश्चन बनाकर आएंगे। चौथा नंबर है, हाल ही में किस राज्य द्वारा केरलम नाम के लिए आग्रह किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है बिहार। तो केरलम किसका होगा? केरल का होगा, तो चौथा का हो गया पहला नंबर, केरल इज द राइट आंसर। देखिए, कोई भी अगर संविधान से रिलेटेड है तो उसको आप याद कर लें, क्योंकि बीपीएससी जब पूछेगी तो कथन वाला पूछेगी, इसमें ऐसा प्रश्न बनता है। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव 9 अगस्त 2023 को पारित किया। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम कहा जाता है। तो केरल की मुख्य भाषा क्या है? मलयालम, ये याद रखेंगे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? विजयन है, ये भी याद रखेंगे। अब ये कहाँ उल्लेख है, मतलब भाषाई आधार पे आप किसी भी राज्य को कहाँ, मतलब राज्य को नाम बदल सकते हैं। तो ये कहाँ उल्लेख है? तो संविधान में पहली अनुसूची के साथ साथ 8वीं अनुसूची में भी सभी भाषाओं में राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है,
क्योंकि ये शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, वहाँ के संसद के पास है। तो ये 8वीं अनुसूची में है, सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदल सकते हैं। तो ये 8वीं अनुसूची आप नहीं भूलेंगे, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5वां नंबर। राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? 19 नए जिलों के गठन के बाद अब राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। 10 डिवीजन भी हो गए हैं क्योंकि 3 डिवीजन को और बढ़ाया गया है और टोटल 19 नए डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाया गया है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राम लुभाया समिति, दूसरा है के त्यागी समिति, तीसरा है नरसिम्हा समिति, चौथा है राघव सिंह समिति। तो 5वां का आंसर हो जाएगा पहला नंबर राम लुभाया समिति। इसी के तहत राजस्थान में 19 जिलों की संख्या को बढ़ाकर 50 जिले अब कर दिए गए हैं। आइए इसके बारे में डिटेल नोट्स जानते हैं हम सब। डिटेल में बोला जा रहा है कि राजस्थान में हाल ही में 3 नए संभागों यानी डिवीजन व 19 नए जिलों का गठन किया गया। राजस्थान में अब 50 जिले हो गए हैं। जिलों के मामले में ये तीसरे स्थान पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला डुड्डू है। भारत में जिलों के मामले में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 75 जिला, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 52 जिला और तीसरे स्थान पर राजस्थान है 50 जिला। राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण के संबंध में किस आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट सौंपी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोहन समिति, दूसरा है रोहिणी आयोग, तीसरा है वाई कुरैशी आयोग, चौथा है संजय सिंह आयोग। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर रोहिणी आयोग। आइए इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें, हम सब समझते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में अक्टूबर 2017 में गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 31 जुलाई 2023 को सौंपी। अब ये रोहिणी आयोग क्यों बनाया गया था? तो ये ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, बस इतना आप याद रखें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसमें ये बताया है, ये मीडिया बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी के 27% संकल्प में इनमें सभी जातियों को उपलब्ध हो सके, ये इनका मतलब था। ओबीसी को प्रदत्त आरक्षण का 50% लाभ 48 जातियों ने ही प्राप्त किया है, जबकि लगभग 1000 जातियों को इन 30 वर्षों में एक बार भी इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो किसी जाति को ओबीसी में भी किसी जाति को बहुत अधिक आरक्षण का लाभ मिला है और बहुत जाति को आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 48 जाति को इस ओबीसी के कोटे का लगभग आधा आरक्षण प्राप्त हुआ है, जबकि 1000 जातियों को इस 30 वर्ष में इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रोहिणी आयोग का गठन क्यों हुआ था? तो ओबीसी के आरक्षण से संबंध में रोहिणी आयोग का गठन हुआ था। गठन अक्टूबर 2017 में हुआ था। रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को सौंपा गया, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के 15वां शिखर सम्मेलन में 6 नए देश के शामिल होने से ब्रिक्स सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12, दूसरा 11, तीसरा 10 और चौथा 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां का दूसरा नंबर 11। तो ये ब्रिक्स है। तो पहले ब्रिक्स में 5 देश थे, कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये अब इसमें 6 और नए देश को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कौन कौन से देश को शामिल किया गया है। तो 6 और 5 11 हो जाएगा। आइए देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। 1 जनवरी 2024 में इसमें अर्जेंटीना का है, तो साउथ अफ्रीका का देश है। ईरान कहाँ का देश है? तो ये एशिया का है। इथोपिया अफ्रीका का है। सऊदी अरब एशिया, मिस्र है आपका अफ्रीका का और यूएई है एशिया का। इस तरह ब्रिक्स देशों की संख्या 11 हो जाएगी, यानी ये 6 देश नए शामिल होंगे 1 जनवरी 2024 से। देखिए, ब्रिक्स द्वारा लुप्तप्राय बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत इन देशों के सहयोग मिलेगा। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोला गया। बिग कैट्स में कौन कौन आ जाएगा? टाइगर आ जाएगा, फिर आपका लेपर्ड आ जाएगा, तो इसी तरीके का पैंथर आ जाएगा। ये लगभग 7 बड़ी बिल्ली के सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस कौन सी संस्था द्वारा बनाया गया है? तो ब्रिक्स के द्वारा। अब एक और चीज़ बनाया जाएगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन के लिए ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना की जाएगी। तो ये भी याद रखेंगे आप सब। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पहले ब्रिक्स बैंक बोलते थे, कि वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है, ये ब्राज़ील की है।
16वां शिखर सम्मेलन 2024 में रूस में कजान में प्रस्तावित है, ये भी याद रखेंगे। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन इसकी पहली समिट 2009 ईस्वी में हुई। और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये याद रखेंगे। ऐसे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप स्टेटमेंट वाला सवाल जो बीपीएससी में पूछता है वो आप आराम से बना लेंगे, वरना नहीं बनने वाला है। अब डेली हम सब ऐसे ही करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 69 बीपीएससी में डिटेल में पूछा गया था। 8वां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15 अगस्त, दूसरा 14 अगस्त, तीसरा 16 अगस्त और चौथा है 24 अगस्त। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 14 अगस्त। आइए जानते हैं ये क्यों मनाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। 14 अगस्त 1947 को देश की विभाजन के समय नफरत हिंसा के चलते देश के लाखों भाई बहनों को स्थापित होना पड़ा और अपने जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और इस दिन पाकिस्तान अपना फ्रीडम डे बनाता है, स्वतंत्रता दिवस बनाता है, ये भी याद रखिएगा आप सब। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 का महिलाओं का फीफा विश्व कप कौन सा देश जीता? तो ये पहली बार जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला नंबर है इंग्लैंड ऑप्शन में, दूसरा है अमेरिका, तीसरा जर्मनी और चौथा स्पेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है, ये याद रखिएगा। आइए जानते हैं इस टूर्नामेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए बनते हैं। 2023 का महिला फीफा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। इस बार विजेता स्पेन रहा, जबकि उप विजेता इंग्लैंड। स्पेन ने पहली बार यह कप अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट का शुभंकर फन फुटबॉल लविंग पेंगुइन, जिसका नाम क्या था? ताजुनी नाम था, ये याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट को सर्वाधिक 4 बार अमेरिका द्वारा जीता गया है, जबकि 2 बार जर्मनी के द्वारा। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल जापान की हिनाटा मियाजावा ने गोल किया और इन्हें क्या मिला था? गोल्डन बूट मिला था। तो बस इतना आपको फैक्ट्स याद रखना है। 1 अक्टूबर 2023 के आखिरी क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुणे स्थित लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 1 अगस्त 2023 को किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गृह मंत्री अमित शाह, दूसरा है विदेश मंत्री एस जयशंकर, तीसरा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चौथा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो ये था 1 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 69 बीपीएससी पीटी के पैटर्न पर आधारित थे। और आप जो भी बिहार पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं या बिहार एसएससी की तैयारी करेंगे तो आप बस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे, उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन जो बीपीएससी का तैयारी करेंगे उनको नेक्स्ट पेज में जो डिटेल आता है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसका शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, लेकिन मैं इसका पीडीएफ शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख पाएंगे। 1 अक्टूबर 2023 का ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं 2 अक्टूबर 2023 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।